So properties of alkanes. In case of properties of alkane, we'll read the physical and chemical properties. Physical properties, and then after chemical reaction. Chemical reaction or properties. So physical properties of alkane deals with the physical points, that is their melting point, boiling point, state of matter. अल्केन सॉलिड में है कि लिक्विड में है या गैस के रूप में है, और उसका डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, अपेक्षिक घनत्व, ये दो तीन चीज़ों की बातें करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में. सो इन केस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज विल हैव टू लर्न अबाउट फिजिकल स्टेट, solubility, melting and boiling point, and what you can say relative density. In case of physical property, then state of alkanes, लोअर के कार्बन की संख्या में कार्बन 1 to कार्बन 4 अप्रॉक्सीमेट, ये जो कार्बन हैं इनके जो अल्केन हैं ये गैसियस फॉर्म में होते हैं. कार्बन 1 का मतलब मेथेन, देन आफ्टर एथेन, प्रोपेन एंड वॉट एवर यू सो कॉल्ड ब्यूटेन. मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, दे आर गैसियस इन स्टेट. लोअर कार्बन की संख्या के एल्केन गैसियस होते हैं, गैस होती हैं. दैट इज ब्यूटेन से प्रोपेन, एथेन और मेथेन, ये सभी गैस हैं जिसमें आप प्रोपेन, ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन अगर इनकी ब्रांचिंग कर दें, गैस में भी ब्यूटेन, प्रोपेन और आइसोप्रोपेन उसकी ब्रांचिंग कर दें. आइसोप्रोपेन का मतलब ही हो गया, आइसो में एक कार्बन उधर जाने वाला है, आइसोप्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब ब्रांचिंग की वजह से गैसियस हैं. और इसी में हमको मिल जाती है LPG जो हम यूज करते हैं गैस सिलेंडर में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस आर द मिक्सचर ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन और आइसोप्रोपेन. तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हाई प्रेशर पे उसको लिक्विड बना लिया गया है और ये बनती हैं गैस जो हमारे गैस यूज होते हैं. और नेचुरल गैसेस भी इन्हें कहते हैं का मेथेन और एथेन कॉम्बिनेशन को. तो ये कार्बन की 1 से 4 की संख्या जब लेते हैं तो ये गैस की तरह यूज करी जाती हैं. देन आफ्टर कार्बन 5 to 17, कार्बन 5 से 17 तक के लिक्विड स्टेट में, लिक्विड फॉर्म में एल्केन होते हैं. जैसे इसमें नोनेन, डेकेन और आपका कार्बन 15 तक का इसमें आ जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केरोसिन ऑयल, एक्सेट्रा. सो जितने आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट मिलते हैं वो आपको मिलते हैं C5 to C17 और लिक्विड इन स्टेट. नेक्स्ट होता है सॉलिड स्टेट में विल हैव टू टॉक अबाउट द पैराफिन वैक्स.
पैराफिन मोम जो कार्बन 17 से 35-55 के आसपास के कार्बन हायर अल्केन्स आफ्टर C15 to C17 to more दे आर सॉलिड, ठोस होती हैं, और इसी में आपको मिलता है पैराफिन वैक्स। जो मोमबत्ती की यूज में मोम, पैराफिन मोम सॉलिड स्टेट ऑफ अल्केन्स में हाइड्रोकार्बन है और ये सॉलिड स्टेट में हुआ करते हैं। सो कार्बन की संख्या के बेस पर अल्केन को 3 स्टेट मिल गया। पैराफिन वैक्स जो हायर सॉलिड स्टेट है, उससे लोअर में पेट्रोलियम गैस, केरोसिन ऑयल एक्सेट्रा, एंड देन बिलो दैन दैट कार्बन की संख्या होती है, तो ये होते हैं गैस। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्युबिलिटी की। विलेयता क्या है इसकी? अल्केन की विलेयता, अल्केन कब और कहाँ घुलते हैं उसकी बात करते हैं। तो आते हैं अल्केन जो कार्बन और हाइड्रोजन है, दो चीजें उसमें हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम, उसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन के ही बॉन्ड हैं। ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, और कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत कम सा अंतर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पढ़ के देखेंगे तो द एलिमेंट्स और एटम विच हैव द कैपेसिटी टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन गेटिंग करने की टेंडेंसी टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन बट नॉट इट्स एक्वायरिनेशन, केवल इसकी प्रवृत्ति होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है। वो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी अलग बात है, वो एफिनिटी में आता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक प्रवृत्ति है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी। तो कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी कम होती है, एज वेल एज हाइड्रोजन के पास भी, और इसीलिए इसमें कैसे बंध बनते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। अदरवाइज पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर बन जाता। क्या बनता? पोलर बॉन्ड या नॉन पोलर। दोनों में पोलर का मतलब ही हो गया ध्रुवीय और ध्रुवीय, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वेरी लेस होगा वो नॉन पोलर बॉन्ड बनाएंगे, और अगर जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होगा, गैप ज्यादा होगा, पोलर बॉन्ड बनाएंगे। पोलर बॉन्ड बनाने का मतलब प्लस और माइनस, पार्शियल प्लस और माइनस चार्जेस। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये रेशियो बिल्कुल कम है, इसीलिए इसमें बॉन्ड बन जाता है नॉन पोलर, और इसकी वजह से ये वाटर जैसे सॉल्वेंट में, अब वाटर जैसे सॉल्वेंट कैसे हैं? ये भी प्लस माइनस बनते हैं, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन वैद्युत ऋणात्मकता की वजह से इसमें पोलैरिटी डेवलप होती है जल में, और जब जल को इसमें डालते हैं या इसे जल में डालते हैं अल्केन को, तो ये घुलता नहीं है, क्योंकि हियर इज नॉन पोलर, यहाँ पोलर बॉन्ड है नहीं, और इसमें ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, विद्युत ऋणात्मकता की जो डिफरेंसेस हैं बिल्कुल कम है। इसकी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक, बिकॉज ऑफ ऑल दीज आर नॉन पोलर, और ये वाटर पोलर है, ध्रुवीय विलयन है, तो ये द्रव में डालने पर अल्केन घुलते नहीं है, क्योंकि इसका पोल बनता है और इसमें पोल बनता नहीं। लेकिन अगर इस चीज को हम डालते हैं नॉन पोलर, उसी तरह के विलाय कार्बनिक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में से घोलते हैं, तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का मतलब वो नॉन पोलर मोस्टली होता है, अध्रुवीय होते हैं। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके पास बेंजीन लिक्विड, बेंजीन रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ही होता है, जिसका नाम आप ज़्यादा सुनते हैं, C6H12 उसके बाद इसमें मिल जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, दूसरा सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड ईथर सिस्टम।
इधर भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये सब नॉन पोलर हैं, बेंजीन के, कार्बन टेट्राक्लोराइड के, ईथर्स के, ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं। जैसे हमारे इसमें पोलर में जल होता है वैसे उसको घोलने के लिए इसमें हम डालते हैं अल्केन को। तो बिकॉज ऑफ ये भी नॉन पोलर है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और हमने जो अल्केन लिए वो भी नॉन पोलर है, इसमें घोलने पर ये घुल जाते हैं। सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्केन की होती है लेकिन नॉन पोलर जल में नहीं घुलते हैं। देन आफ्टर बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज का नेक्स्ट होता है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। सो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है कि जब हम बात करते हैं लोअर अल्केन एंड इन केस ऑफ हायर अल्केन, तो आप सोचते हैं लोअर अल्केन में कार्बन की संख्या कम होती है और हायर अल्केन में कार्बन की संख्या ज़्यादा। तो कार्बन की संख्या अगर बढ़ती जाती है तो क्या होता है और कार्बन की संख्या कम होती है तो क्या होता है। निश्चित सी बात है, अगर कार्बन की संख्या कम है तो इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी चाहिए, अगर बॉन्ड ज़्यादा है तो इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो एक एक कार्बन की संख्या के बढ़ने के साथ इसको तोड़ने के लिए हायर अल्केन की एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए, और एनर्जी ज़्यादा होती है इसलिए उसका टेम्परेचर हाई करेंगे और कहेंगे कि फिर बॉइलिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू लोअर अल्केन। तो हायर अल्केन और लोअर अल्केन के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ये होता है क्योंकि उनकी मॉलिक्यूलर वेट बढ़ते जाते हैं, कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है और इसकी वजह से हायर अल्केन में बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेट 20 केल्विन टेम्परेचर, एक कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस में इतना टेम्परेचर 20 केल्विन अप्रॉक्सीमेट ईच मॉलिक्यूल्स पर ज़्यादा खर्च होता है। अच्छा, ये होता क्यों? लोअर अल्केन में जो, हायर अल्केन में जो आपको बॉइलिंग पॉइंट है, आप देखते हैं कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड तो नहीं लेकिन वीक बॉन्ड दैट इज वैन डर वाल फोर्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को दैट इज एनर्जी किसे चाहिए? ये वैन डर वाल फोर्स के कारण आपस में मॉलिक्यूल्स बंधे होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के, इसके लिए इनके जालक को तोड़ने के लिए वी नीड एनर्जी, टेम्परेचर चाहिए बॉन्ड तोड़ने के लिए, और इसकी वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। अब हमारी बात आती है कि आइसो हो जाते हैं, अगर ब्रांचेज हैं ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट वो सब बहुत डिफरेंस है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में ब्रांचिंग करते करते उच्च एल्केन पे जाएंगे तो ये साइक्लिक एल्केन बन जाते हैं, या एल्केन को एनर्जी, हायर एल्केन पर एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है, इसीलिए हायर एल्केन से मच मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब बात आती है रिलेटिव डेंसिटी। तो निश्चित सी बात है कि हायर एल्केन की रिलेटिव डेंसिटी भी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। सो ऑल दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसमें से बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और स्टेट ऑफ मैटर, अल्केन्स के फिजिकल पॉइंट में कौन गैस है, कौन लिक्विड है, कौन सॉलिड है, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स ये है। ओके, नाउ नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्केन, अल्केन्स। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। सो इन केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज हम ये देखते हैं कि अल्केन्स में प्रायः सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, प्रतिस्थापन क्रियाएं, जिसमें एक हाइड्रोजन के एलिमेंट्स को, जिसमें हाइड्रोजन को ट्रांसफर करते जाते हैं और उसकी जगह समथिंग, कोई नई चीज जोड़ते हैं, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन
इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे क्या होता है। दूसरा, अल्केन के हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं एलिमिनेशन टाइप मैकेनिज्म। एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म आएगी जिसमें हाइड्रोजन, अल्केन से हाइड्रोजन ट्रांसफर करते हैं। उसके एग्जांपल में हम जब लेंगे तो उसको कहते हैं डिहाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन का निकलना, डिहाइड्रोजनेशन। और इसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन से हाइड्रोजन निकलते हैं और लास्टली ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजनेशन। सब्स्टिट्यूशन में ट्रांसफर ऑफ द, सपोज दैट वी हैव C4 कार्बन हाइड्रोजन, तो इसमें से किसी की मदद से एक हाइड्रोजन को ट्रांसफर कर दें, अभी आगे में हमको मिलेगा CH3 एंड समथिंग। तो इस कार्बन को, ऐसी पोजीशन को सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन क्रिया। एलिमिनेशन रिएक्शन में हाइड्रोजन को निकालते हैं क्योंकि अल्केन्स में प्राय हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोजन को निकालते चलते हैं, डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स बढ़ते जाते हैं। एलिमिनेशन या डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन अगेन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जैसे जलना है, जलाना है, कंबंशन एक्सेट्रा, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और आइसोमराइजेशन करते हैं, बीच में ब्रांचिंग बनाते हैं, सिंपल चेन कार्बन को, जैसे मान लीजिए आपने ब्यूटेन लिया, पेंटेन लिया, तो आइसोब्यूटेन या पेंटेन आइसो बनाने, तो ब्रांचिंग बनाने में उसको कहते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। ब्रांच चेंज करना, जैसा मैंने बताया आपको कि ब्रांच चेंज करने से या ब्रांचिंग होने से, नॉर्मल ब्रांचिंग होने में दोनों के आइसोमर के प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस आते हैं, इसके लिए आइसोमराइजेशन। नाउ नेक्स्ट इज अल्काइलेशन रिएक्शन। अल्काइलेशन, इसमें हायर अल्केन बनाते जाते हैं। इस तरह से रिएक्शन आपको प्रॉपर्टीज केमिकल पढ़नी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन, आइसोमरेशन, अल्काइलेशन। More important is the substitution and then after elimination oxidation। ज़्यादातर करके हमको substitution reaction properties और elimination की, ऑक्सीडेशन के एग्जाम में अल्केन्स की मिलती हैं। That is more important than this more। तो हम स्टार्ट करते हैं substitution reaction क्या होती हैं और किस तरह से अल्केन बनते हैं। In case of substitution reaction, फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं क्लोरीनेशन। अल्केनेशन या प्रतिस्थापन क्रिया में पहला और फर्स्ट मोर एग्जाम्पल इज द क्लोरीनेशन reaction. So chlorination reaction is the reaction which in presence of temperature, right? अब जा सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीनेशन ऑफ एल्केन स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट इज द लोअर एल्केन, नाम है मेथेन, और इसको ब्रांच को तोड़ने के लिए, सब्स्टिट्यूट करने के लिए वी नीड अ टेम्परेचर। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको बताया था कि एल्केन की हाइड्रोजन या रिएक्शन की जो ब्रांचिंग है ये लेस रिएक्टिव होती है बिकॉज ऑफ इनके पूरे बॉन्ड या इनकी सारे बैलेंसेस कंप्लीट है, स्टेबल। इसके करने के लिए हमको हायर टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। तो हायर टेम्परेचर हमको मिल सकता है यूवी लाइट से, इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, या फिर हम ले सकते हैं दूसरी कंडीशन में हायर टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेट 600 to 700 केल्विन। इससे कम टेम्परेचर का रिएक्शन ब्रांचिंग नहीं हो सकती। इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 कैटलिस्ट लगा दिया, अगर कैटलिस्ट आप लगा दिया तो रिएक्शन फास्ट होती है।
तो अगर आपको लेकिन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, ब्रांच को तोड़नी, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, ट्रांसफर करना, प्रतिस्थापन क्रिया में प्रतिस्थापन में हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है और उसको चाहिए यूवी लाइट, हायर टेम्परेचर, या आप हायर टेम्परेचर दिया, प्रैक्टिस किया तो भी रिएक्शन हो सकती है। इन केस ऑफ यूवी लाइट विल गेट द फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनते हैं। आप मैकेनिज्म में फ्री रेडिकल की बात जानेंगे, मैकेनिज्म रिएक्शन के पढ़ते टाइम में फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं और क्या होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल्स आर मोर रिएक्टिव। अभी मैं आपको मैकेनिज्म में बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर हमने क्लोरीनेशन करने के लिए लिया है, तो रिएक्शन विद क्लोरीन ऑफ अल्केन, अगर हम इसको लेते हैं यूवी लाइट देते हैं तो विल गेट फर्स्ट CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, राइट, एक हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल टूटेगा और क्लोरीन एक यहाँ पर रहेगी फ्री रेडिकल, दोनों मिलकर के HCl, दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे और ये बन जाता है HCl। और एक क्लोरीन इसमें जो बचती है वो मेथिल क्लोराइड के फ्री रेडिकल से पुनः फ्री रेडिकल ये मिलकर के एक बॉन्ड बना देते हैं, तो ये बनता है मेथिल क्लोराइड, नाम होता है मेथिल क्लोराइड। इसको स्टेप को हम आगे अगर बढ़ाते हैं दूसरे स्टेप में, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि सारे हाइड्रोजन, जितने भी हाइड्रोजन हैं, इसको हम क्लोरीन से अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल, यूवी लाइट ऑलरेडी इज देयर, अब ये स्टेप अभी चलती रहेगी कंटिन्यू। तो हमने पुनः से देखा कि मेथिल क्लोराइड को पुनः बिकॉज ऑफ वेपर ऑफ क्लोरीन इज ऑलवेज देयर इन एनवायरनमेंट, वहाँ पर उपस्थित है, यूवी लाइट एक बार हुई तो ब्रेकिंग चालू है, फ्री रेडिकल कंटिन्यूअस बनते रहेंगे और जितने हाइड्रोजन है कार्बन के साथ वो सभी ट्रांसफर होंगे एटलीस्ट, तब जाके स्टेप रिएक्शन रुकती है। तो अभी हमारे पास एक हाइड्रोजन दूसरे स्टेप में भी ट्रांसफर हो गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक क्लोरीन का एटम लिया, बन गया HCl, जैसे इसमें बना, सिमिलरली यहाँ एक HCl बना, एक क्लोरीन यहाँ HCl2 से एक क्लोरीन एटम बचा है जो जाके जुड़ जाता है यहाँ पर, और ये क्लोरीन एक पहले से ऑलरेडी इसमें है और एक क्लोरीन एक्स्ट्रा आके जुड़ा, तो मिथिलीन क्लोराइड, मिथिलीन क्लोराइड, डाइक्लोराइड कह सकते हैं, लेकिन मिथिलीन के नाम में इसके नाम आएंगे या डाइक्लोरो मिथिल। मिथिलीन में हम यहाँ मिथिलीन कह दिया तो इसका मतलब दो बॉन्ड में दो बार क्लोरीन है, लेकिन मोर सफाइस इज डाइक्लोरोमीथेन। नाउ नेक्स्ट इज, अभी ये स्टेप में दो हाइड्रोजन रिमेनिंग है, इन दोनों को हमको ट्रांसफर करना है। तो देन नेक्स्ट स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप, इट वाज द फर्स्ट स्टेप, नाउ थर्ड स्टेप इज दैट CH2Cl2 फर्दर रिएक्शन किया इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, क्लोरीन से फर्दर रिएक्शन, एक क्लोरीन और ऐड होगी, एक हाइड्रोजन यहाँ से ट्रांसफर होगा और प्रोडक्ट होगा आपका क्लोरोफॉर्म। सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द क्लोरोफॉर्म। अभी हमारे पास आएगा CHCl3। क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन और टूटा तो बचा CH और एक क्लोरीन इसमें से इसमें और आ गया CHCl3, एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला एक क्लोरीन लोकेट फर्दर बनाएगा HCl। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, वही क्लोरोफॉर्म जो हम नॉनसेंस करने के लिए यूज करते हैं, ऑपरेशन के ड्यूरिंग में भी एनेस्थीसिया देने के लिए क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, और ये निश्चेतक रूप में न्यूरो सिस्टम पर रिएक्शन करता है और इसकी वजह से हम नॉनसेंस होते हैं फॉर सम टाइम। अभी ये क्लोरोफॉर्म का हम नाम लिख सकते हैं ट्राइक्लोरो, 3 बार क्लोरीन है इसीलिए नाम होगा ट्राइक्लोरो, और एक कार्बन की वजह से मेथिन, इसका नाम की दूसरा नाम ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म भी है। अभी क्लोरोफॉर्म एक स्टेप में ये भी हाइड्रोजन गायब करना है, तो आगे नेक्स्ट एंड फोर्थ लास्ट स्टेप इज दैट CH3 CHCl3 दैट इज क्लोरोफॉर्म,
फर्दर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन और ये यूवी लाइट, देन यू विल गेट अगेन बॉन्ड ब्रेक होगा, सी पूरे हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन एक सिंगल हाइड्रोजन निकल जाएगा और बचता क्या है CCl4 प्लस अगेन HCl, एक क्लोरीन यहाँ से फर्दर जुड़ा C4 बन गया और एक हाइड्रोजन निकल के क्लोरीन के साथ जाकर के HCl बन गया। नाम है कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, इसका नाम चलता है कार्बन टेट्रा फ्लोराइड, या ये लिक्विड स्टेट में होता है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह काम भी करता है। लिक्विड स्टेट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की वजह से यूज करता है, हम कई बार नाम लेते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात हम कर चुके हैं, अध्रुवीय होते हैं, दैट इज नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसिस के टाइम में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, यूजेस करते हैं। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, आपको इसका दूसरा नाम भी पायरीन है, राइट। सो आई थिंक दिस इज द व्हाट 4 स्टेप की क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन आपने पढ़ा। सिमिलरली अगर हमको रिएक्शन करनी है एथेन की करनी है तो हमने लिख दिया CH3 अगेन रिएक्शन विथ क्लोरीन, या आपने ब्रोमीन से रिएक्शन कर दिया ब्रोमिनेशन, तो आपको मिलेगा इसमें से एक हाइड्रोजन निकालेंगे, सिमिलर यूवी लाइट, या आपने हाई टेम्परेचर दैट इज मोर देन 6000 केल्विन, हाई प्रेशर या कैटलिस्ट FeCl3 रिएक्शन होगी, एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा, एक ब्रोमीन इसमें जुड़ेगा एंड यू विल गेट नाउ CH3CH2Br ब्रोमो एथेन या में एथिल ब्रोमाइड प्लस HBr। सेम रिएक्शन जो पहले हुई थी उसमें एक ब्रोमीन जुड़ गई और इसको हम पूरे ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ द एज यू कैन से इन केस एज वी हैव सीन इन द, जैसा कि हमने मीथेन में देखा, राइट। क्लोरीन से भी रिएक्शन करा सकते हैं, ब्रोमीन से भी रिएक्शन करा सकते हैं। फ्लोरीन एंड आयोडीन की स्पेशल केस है, विल टेक लिटिल लेटर कि फ्लोरीन या यहाँ पर कर लेते हैं, देन मैकेनिज्म करेंगे। अभी इसकी मैकेनिज्म करनी बाकी है मीथेन के क्लोरीनेशन की, लेकिन 2 बातें और जानिए। फ्लोरीन इज हाई रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव देन फ्लोरीन, राइट, एंड देन ब्रोमीन, देन आफ्टर आयोडीन। कैन आई से फ्लोरीन is the more reactive than chlorine and then after iodine। स्पेशली हमने इसको फ्लोरीन लिखा, F2 में होता है। आप फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्लोरीन को स्पेशली पढ़ते हैं हेलोजन में, तो फ्लोरीन का एक अलग सा मिसलेनियस इसका कैरेक्टर है, इसका स्मॉलर साइज है, because of smaller size or most electric electronegative, most electronegative element in the period। पूरे एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा, अगर कोई पूरी टेबल में अगर कोई सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणी एलिमेंट है तो वो है फ्लोरीन। और ये फ्लोरीन लेस रिएक्टिव या यू कैन से मोर एक्टिव। वाई सो आई एम सेलिंग कि इसके स्मॉलर साइज और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये हाई रिएक्टिव होता है। लेकिन इसमें होता क्या है, ये जब अल्केन के साथ रिएक्शन करता है तो नॉर्मल कंडीशन में इधर जाएंगे आप तो यू विल गेट द ब्लास्ट, बम्पिंग,
थोड़ी सी टीडियस कंडीशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप इस पर कंडीशन लगाएंगे, इसके कैटलिस्ट देंगे, सॉल्यूशन सॉल्वेंट में रिएक्शन कराएंगे, मोर सीरियस एंड प्रिकॉशन के साथ रिएक्शन कराएंगे, देन फ्लोरीन की अल्केन के साथ रिएक्शन मिलती है। बट नॉर्मली फ्लोरीन वी गो द रिएक्शन एंड ब्रोमीन गो। आयोडीन के साथ भी सेम बात है, सेम बात में ये बात नहीं है, लेकिन आयोडीन रिएक्शन करते टाइम में जब हम अल्केन प्लस HI की रिएक्शन कराते हैं तो इसमें ऑलरेडी आयोडीन की रिएक्शन कराते हैं, तो इस टाइम में ये CH3I प्लस HI तो बनता है। ध्यान दीजिए, जब आयोडीन की रिएक्शन करते हैं मीथेन पर या अल्केन पर, किसी भी आयन अल्केन पर ले सकते हैं, CH3 दो बार, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा CH3 एंड CH2I। ऐसी कंडीशन में होता क्या है, ये आयोडीन मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और रिएक्शन ये रिवर्सिबल होती है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में ये रिड्यूसिंग एजेंट होने के नाते आयोडाइड एज रिड्यूसिंग एजेंट अपचायक होता है, और इसके कारण ये जो बनती हैं चीज़ें इसे और दूसरा है कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, फिर से इसमें बन जाता है, टूट जाता है, मतलब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आप बनाए थे बिना किसी कंडीशन के वापस में पुनः आयोडीन बनती जाती है। इसीलिए इसमें भी रिएक्शन को बनाते टाइम या प्रोडक्ट बनाते समय में मोर सीरियसनेस एंड प्रिकॉशन की जरूरत है। नॉर्मली रिएक्शन होती है, इसका मतलब फ्लोरीन और आयोडीन की विशेष परिस्थितियों में रिएक्शन होती है, लेकिन नॉर्मली हमारी ब्रोमीन और क्लोरीन की रिएक्शन होती है, तो क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन प्रॉपर आपको रिएक्शन मिलता है। क्लोरीनेशन के रिएक्शन में हमने मीथेन का क्लोरीनीकरण करा के दिखाया, अभी हम इसकी मैकेनिज्म जानना शुरू करें। सो फाइंड मैकेनिज्म नाउ, जस्ट मैकेनिज्म ऑफ द क्लोरीनेशन।